Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 17th of February 2023. तो गाइज आज है तारीख 17 फरवरी 2023 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय में वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। बाकी हम लोग इस लेक्चर में मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिड के भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सोर्सेज को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। वीडियो का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो का एंड अगर आप मिस करोगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हो, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो पूरे वीडियो को जब आप अच्छे से सुनोगे तो लास्ट में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और उसके बाद अपना जो भी स्कोर आता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले आप टेलीग्राम पर जाओगे, वहाँ पे लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और वहाँ पर फिर से आपको दीपक यादव एजुकेशन लिखना होगा। 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में वहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को, बहुत इंटरेस्टिंग सा रहने वाला है। काफ़ी सारे पीवाईक्यूज़ भी मैंने आज के सेशन में लगा रखे हैं और आपको पता ही है आर्टिकल्स को मैं बिल्कुल क्रिस्प तरीके से, यानी जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जामिनेशन के लिए काम की है उतनी ही मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका कोई भी जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो कवर हो जाएँ। तो पहला आर्टिकल बात करता है ओपेक के बारे में। देखो ये जो ग्रुप है ना, ये पिछले कुछ समय में चर्चा में आया है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया है। पहला सवाल तो ये आता है कि ओपेक की फुल फॉर्म है क्या। इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। नाम से पता ये चलता है ये एक ऐसा संगठन है जिसमें वो देश हैं जो कि पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का पूरा ये ग्रुप है जिसको हम लोग ओपेक के नाम से जानते हैं। सवाल ये उठता है आखिरकार ये न्यूज़ में क्यों है। तो हर एक आर्टिकल में आपको ऊपर ये न्यूज़ देखने को मिलेगा, उसके बाद नीचे आपको बैकग्राउंड डेटा देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। तो न्यूज़ ये है कि जो ओपेक के सेक्रेटरी जनरल हैं, इन्होंने रिसेंटली जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर जोर दिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करें, ताकि दुनिया में जो आने वाले समय में यानी भविष्य में एनर्जी की ज़रूरत है उसको हम लोग पूरा कर सकें। इस वजह से यहाँ पर ये जो ओपेक देश है ना, ओपेक जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ये चर्चा में आया है, क्योंकि इनके सेक्रेटरी जनरल ने ये यहाँ पर इन कंट्रीज़ के ऊपर जोर दिया है इस चीज़ को लेकर। तो करना क्या होगा, देखो ये ना काम की चीज़ है भी नहीं, आपको पता है, लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि आपको ये डेटा तो मिल गया लेकिन इसका बैकग्राउंड डेटा, स्टैटिक डेटा को आपको करंट से लिंक करना होगा। तो स्टैटिक डेटा में जो आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है, खासकर मैं आपको बता दूं जीएस पेपर नंबर 2 में इनफैक्ट यूपीएससी ने बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपको सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को कवर करना है। तो वो आपका यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है वो जीएस पेपर नंबर 2 में जुड़ जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के बारे में बेसिक सी बातों को जानते हैं। सबसे पहली बात देखो, एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये एक ऐसा संगठन है जहां पर जितनी भी कंट्रीज़ है उनकी गवर्नमेंट आपस में मिलकर काम करती हैं। दूसरा, इनका मिशन क्या है, इनका मिशन है दुनिया भर में जो पेट्रोलियम पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर आपस में कोऑर्डिनेट करना। इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सब क्या करते हैं, पेट्रोलियम को लेकर जितनी भी नीतियां हैं उसको साथ में मिलकर यहाँ पर कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं उसके ऊपर में। दूसरा, इनका मेन काम ये भी है कि जितने भी ऑयल प्राइसेस हैं, यानी कि जितना भी हमारा पेट्रोलियम को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर दाम है ना, जो प्राइसेस हैं उनको स्टेबलाइज करने का ये काम करता है, क्योंकि यहाँ पे वही मेजर देश हैं जो कि पेट्रोल को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। पूरे दुनिया भर के देश इन देशों के ऊपर में यहाँ पर यानी ओपेक देशों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इनका मेजर काम ये भी है कि ऑयल प्राइस को स्टेबलाइज करके रखना मार्केट के अंदर में, ताकि यहाँ पर कोई ऐसा खतरनाक फ्लक्चुएशन ना आए, ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो, इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी डिसरप्शन हो। तो ये एक मेजर काम इनका देखने को मिलता है। अब बात ये आती है फॉर्मेशन की, ये ग्रुप बना कैसे। देखो इस ग्रुप को बनाया गया था 1960 में, 1960 में। स्टार्टिंग में इसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने यहाँ पर इस पूरे ग्रुप को बनाया। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन बन सकता है फाउंडिंग मेंबर्स में कौन कौन से हैं। ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है और वेनेजुएला है। ये सारी कंट्रीज़ कौन सी मेंबर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर्स, जिन्होंने यहाँ पर इस पूरे ग्रुप को बनाया। बाकी आज के समय में इस ओवरऑल ग्रुप में आप देखोगे तो कई सारे देश हैं। इवन यहाँ पर आपने ओपेक के नाम से सुना होगा एक ग्रुप, और साथ ही साथ में ओपेक प्लस के नाम से सुना होगा।
जब हम लोग बात करते हैं ओपेक प्लस की, तो ओपेक प्लस में टोटल 23 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। 23 मेंबर कौन कौन से हैं? 13 तो ओपेक के हो गए, यानी जो अभी आपने इधर पढ़ा है ना ओपेक वाला जो ग्रुप है, 13 मेंबर तो इस वाले ग्रुप के हो गए। और वो 13 मेंबर कौन कौन से हैं आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। ये सारे ओपेक नेशंस है, अल्जीरिया, अंगोला है ना, उसके बाद में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, वेनेजुएला, ये कुछ कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। तो 13 तो हो गए ओपेक नेशंस। और बाकी यहाँ पर जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख रही है ना, जो एडिशनल कंट्रीज़ हैं अलग से इसके अलावा, तो वो सब ओपेक प्लस कहलाती हैं। तो आगे कौन कौन से देश हैं? अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, रशिया, मैक्सिको, मलेशिया, साउथ सूडान, सूडान और ओमान। ये सारे कंट्रीज़ मिलकर 23 हो जाती हैं। ये सब मिलकर ओपेक प्लस को बनाती हैं। ये कंट्रीज़ बेसिकली ऑयल प्रोडक्शन का काम करती हैं हमारे पूरे दुनिया भर में। उसके प्राइस को रेगुलेट करने का काम करती है इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, तो आपसे डायरेक्टली एग्जामिनेशन में सवाल बन सकता है, खासकर मेंबर्स को लेकर बनता रहता है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में पेंगोंग सो लेक के बारे में चर्चा की गई है। आपने यहाँ पर इस लेक के बारे में कई बार सुना होगा। इवन जब से इंडिया और चाइना के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो चर्चा में रहे, तब से तो ये पेंगोंग सो लेक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। तो अभी पहले न्यूज़ क्या है हम इसको समझते हैं। देखो, इंडिया का जो पहला फ्रोज़न लेक मैराथन है, होता है यहाँ पर यह है कि ना ठंड में जो ये झील होती है ये जम जाती है, इस प्रकार से यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है। तो इसके ऊपर एक मैराथन जो है ना वो होना है, और ये लद्दाख के पेंगोंग सो लेक के ऊपर इस मैराथन को करने के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो पूरा का पूरा जो डिसीजन है वो लिया गया है। तो भारत का ये पहला फ्रोज़न लेक मैराथन होने वाला है जो कि लद्दाख के पेंगोंग सो लेक पर होगा, जिस वजह से यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेंगोंग सो लेक चर्चा में है, तो आपसे खासकर प्लेसेस इन न्यूज़ करके जो एक पोर्शन आता है ना, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है खासकर। तो जब हम पेंगोंग सेक की बात करते हैं, पेंगोंग लेक की बात करते हैं, तो एक नैरो सी लेक है ये। यहाँ पर इसको हम लोग एंडोरिक लेक के नाम से भी जानते हैं, मतलब एक लैंडलॉक लेक है, चारों तरफ से इसके ज़मीन है। ये जो लेक है ये काफ़ी ऊंचाई पर सिचुएटेड है, लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये सिचुएटेड आपको देखने को मिलेगी। इवन लद्दाख हिमालयाज में काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है, पहाड़ी इलाके में है, लद्दाख हिमालयाज में ये झील स्थित है। और अगर आप इसके फीचर्स की बात करोगे तो ये जो झील है ना, ये 5 किलोमीटर चौड़ी है और 134 किलोमीटर्स 134 किलोमीटर लंबी। और इसका जो 1/3 हिस्सा है वो इंडिया में आता है और 2/3 हिस्सा आपको चाइना में देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि इस झील का कुछ हिस्सा इंडिया में, कुछ चाइना में, इसी को लेकर डिस्प्यूट हुआ था। और दुनिया के में अगर हम देखें तो ये एक हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, एक ऐसी लेक है जहाँ पर खारा पानी मिलता है, यानी नमकीन पानी। और ये दुनिया की सबसे बड़ी कह रहा हूँ, हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई पर आपको इस प्रकार से इसका लोकेशन देखने को मिलेगा इस सॉल्ट वाटर लेक का। तो हाईएस्ट है यहाँ पर, वर्ड ध्यान रखना, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो बिल्कुल भी दिमाग में। उसके बाद ये जो लेक है काफ़ी ज़्यादा गहरी भी है, बोला जा रहा है इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है यानी गहराई है वो लगभग 328 फीट की गहराई इसकी देखने को मिलती है। इसको हम लोग जानते हैं क्योंकि इसका जो कलर है ना वो भी चेंज होता रहता है, कभी ब्लू, ग्रीन और रेड कलर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अलग अलग जब समय आता है ना तो उसके हिसाब से यहाँ पर इस लेक का जो कलर है वो भी यहाँ पर चेंज होता रहता है। तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा पेंगोंग सो लेक्स को लेकर तो आई होप आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, ये लेक आप इस प्रकार से देख सकते हो, टूरिज्म स्पॉट भी है, बहुत से लोग जाते हैं घूमने के लिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। अगला आर्टिकल बात करता है हमारा नागरहोल टाइगर रिजर्व के बारे में। अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, और कोई भी टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कुछ भी अगर इस प्रकार से नेशनल पार्क वगैरह भी चर्चा में है ना, उसको बिल्कुल मत छोड़ा करो, हर साल क्वेश्चन आता है। तो अगर मुझे कहीं पर भी न्यूज़ में दिखता है ना, दोनों न्यूज़पेपर हैं, चाहे वो द हिंदू में चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस में, कहीं पर भी इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं, मैं उनको लगा देता हूँ। तभी काफ़ी सारे लोगों को एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से ये वाला वीडियो काफ़ी पसंद भी आता है। मैं नीचे कमेंट देखता हूँ काफ़ी सारे लोगों के कि सर हम एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी आपका वीडियो ये वाला देख लेते हैं, खासकर क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंट की काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। वैसे मैं सारी चीज़ें लेकर चल रहा हूँ, हाँ एनवायरमेंट का जब कुछ ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं तो मैं उसको कवर करते हुए चलता हूँ, स्पीशीज़ वगैरह सब कुछ यहाँ पे कवरेज मिल जाता है, क्वेश्चन भी आता है, ऑब्वियस सी बात है, तो आपका एक पोर्शन कवर रहता है। ठीक है, हालांकि केवल एनवायरमेंट के लिए वीडियो नहीं है, आपको पता होगा सभी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी न्यूज़ में है। फिर उसके बाद में जो हमारा अगला आर्टिकल है किस चीज़ के बारे में बात करता है, नागरहोल टाइगर रिजर्व के बारे में। तो हुआ क्या, हाल ही में यहाँ पर एक बर्ड सर्वे किया गया, चिड़ियों का सर्वे किया गया नागरहोल टाइगर रिजर्व में। और जब वो सर्वे हो रहा था तो सर्वे के दौरान हमें पता ये चलता है कि नागरहोल टाइगर रिजर्व में लगभग 290 के आसपास जो बर्ड की स्पीशीज़ हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। 290 के आसपास यहाँ पे प्रजातियाँ पाई गई हैं, ऐसा बोला गया। कुछ ऐसी बर्ड्स भी हैं इसमें जो माइग्रेटरी है, यानी कि वो कहीं और से उड़कर आई हैं, किसी और देश से उड़कर आई हैं, कुछ ऐसी बर्ड्स भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इस वजह से नागरहोल टाइगर रिजर्व काफ़ी चर्चा में है। तो नागरहोल टाइगर रिजर्व के बारे में आओ एक एक इन्फॉर्मेशन को जानते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है कर्नाटका के अंदर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
जब भी आप लोग पढ़ाई करो ना, मैं इतिहास दिखा सकता हूँ पूरे यूपीएससी का। जितने पीवाईक्यूज देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बार आपको लोकेशन ही पूछा गया है कि यह टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। ठीक है, तो ध्यान रखना नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कर्नाटका में है। और एक मेजर हब है यहाँ पर, आप कह सकते हो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में यहाँ पे हमने टाइगर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर में भी यहाँ पर इस टाइगर रिजर्व को रखा गया है। नागरहोल टाइगर रिजर्व पहले राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाया करता था, बट इसका नाम बदल के नागरहोल कर दिया गया क्योंकि वहाँ पे एक नदी बहती है, उसका नाम नागरहोल है, तो इसी नदी के ऊपर ये नाम रखा गया है। ज़्यादातर टाइगर रिजर्व्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ऐसे ही होता है, जो नदी बह रही है उसके ऊपर ही नाम रख दिया जाता है। कल मैंने आपको तानसा के बारे में पढ़ाया था, याद होगा, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये जो टाइगर रिजर्व है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आप कह सकते हो टाइगर्स और एलिफेंट्स के लिए काफ़ी सारे एरियाज को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। ये टाइगर रिजर्व यहाँ पर आप कह सकते हो एक हैबिटेट बना देता है जो कि कनेक्ट करता है वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट्स के जो अदर एरियाज है ना, वहाँ पर ये टाइगर रिजर्व कनेक्ट करता है किसके माध्यम से, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के माध्यम से। और ईस्टर्न घाट पे भी कनेक्ट करता है बंदीपुर टाइगर रिजर्व के माध्यम से। अगर मैं आपको एग्जैक्टली मैप दिखाऊं तो ये मैप आपको देखने को मिलेगा, ये है कर्नाटका और यहाँ पर है नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल टाइगर रिजर्व। ठीक है, तब उसके बाद देखोगे ना, इस टाइगर रिजर्व से एक कॉरिडोर बनता है और ये काफ़ी सारे एरियाज को कनेक्ट कर देता है। इवन आप देख पाओगे, मैंने बोला ना ईस्टर्न साइड में और वेस्टर्न साइड में अलग अलग यहाँ पर जो नेशनल पार्क है उनसे भी कनेक्ट कर देता है। जैसे ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी कनेक्ट करता है, दूसरा यहाँ पर आप कह सकते हो बंदीपुर टाइगर रिजर्व से भी यहाँ पर ये कनेक्ट करता है, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे फ्लोरा और फोना की बात करें, कौन कौन से पेड़ पौधे और जानवरों की बात की जा रही है, तो ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है। फ्लोरा वगैरह वैसे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए, बट फोना के बारे में एक आध क्वेश्चन बना है तो ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे जैसे टाइगर है, लियोपार्ड है, उसके बाद में वाइल्ड डॉग है, स्लॉथ बियर, एशियाटिक एलिफेंट, गौर, सांबर, चीतल, ऐसे यहाँ पर ध्यान रखना, ये कुछ जानवर पाए जाते हैं। कहोगे इतने सारे ध्यान रखना ज़रूरी है? देखो एक बार एलिफेंट को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया गया था, और लेकिन वो एलिफेंट चर्चा में था, स्पेसिफिकली चर्चा में था सर्वे की वजह से, है ना। तो एक क्वेश्चन आया था कि एलिफेंट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो एशियाटिक एलिफेंट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ही कर्नाटका में है। ठीक है ना, तो मतलब एक ऐसा क्वेश्चन था, तो उस समय एलिफेंट चर्चा में था। तो मेजरली इसके ऊपर इतना फोकस मत करो, जब ज़्यादा जोर देना होगा, कोई स्पेशल चीज़ होगी तो मैं खुद अपने आप से बता दूंगा। ठीक है, अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले दोस्त मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। 2000 का टारगेट है, 2000 लाइक्स का, उसको आप पहुंचा सकते हो। एक छोटा सा सपोर्ट ही चाहिए होता है, कोई चार्ज वगैरह नहीं करना एक्स्ट्रा, है ना, तो इतना आप कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ओबरॉइड मीटियोरॉइड के बारे में। तो आपने थंबनेल देखा होगा, इसी मीटियोरॉइड को लेकर वो थंबनेल लगाया गया है। तो एक मीटियोरॉइड है जो कि अभी पृथ्वी पर पाया गया है, खासकर गुजरात में आके गिरा है, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है पिछले कुछ समय में। तो हाल ही में यहाँ पर एक एनालिसिस किया गया कुछ साइंटिस्ट के थ्रू, और वो जो एनालिसिस था वो किस चीज़ को लेकर था, वो था यहाँ पर एक मीटियोरॉइड को लेकर। बोला यह जा रहा है कि गुजरात के अंदर में एक मीटियोरॉइड, गुजरात के अंदर में गांव में एक मीटियोरॉइड गिरता है जिसको नाम दिया गया ओबराइट मीटियोरॉइड। ठीक है ना, तो वो मीटियोरॉइड के ऊपर यहाँ पर रिसर्चेस की जा रही हैं। तो क्या है मीटियोरॉइड, क्या होता है मीटियोर, मीटियोरॉइड, अभी सब कुछ क्लियर करूँगा, डोंट वरी। पहले हम न्यूज़ समझते हैं। तो यहाँ पर यह हुआ कि इसी मीटियोरॉइड का एक छोटा सा टुकड़ा, जो पीस है ना, एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो अभी गिरता है, और इसको नाम दे दिया गया देवदार मीटियोरॉइड। वैसे ओबराइट मीटियोरॉइड बोला जा रहा है, लेकिन अपनी साइड से भी एक और नाम दे दिया गया देवदार मीटियोरॉइड। क्यों? जिस गांव में गिरा है ना, वो यहाँ पर देवदार तालुका के अंडर में आता है, तो वही यहाँ पर उसी जगह के नाम से इसको लिंक कर दिया गया है। और ध्यान रखना, ये जो ओबराइट वाला मीटियोरॉइड है ना, ये दूसरी बार ऐसा क्रैश हुआ है इंडिया में, ऐसा पहले नहीं हुआ था। लास्ट बार यानी आखिरी बार जो क्रैश हुआ था वो उत्तर प्रदेश के बस्ती में हुआ था, बहुत समय पहले, 2 दिसंबर 1852 में। उसके बाद ये दूसरी बार ये इवेंट हुआ है कि जो ओबराइट मीटियोरॉइड है वो यहाँ पर गिरा है। ठीक है ना, तो इसी वजह से ये चर्चा में ओबराइट मीटियोरॉइड। तो ये ओबराइट मीटियोरॉइड होता क्या है, और थोड़ा अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो मीटियोरॉइड है ना, ये इग्नियस रॉक है, जैसा हमारा ग्रेनाइट होता है ना, उसी प्रकार की चीज़ यहाँ पे नज़र आती है। उसके बाद में ये बना है ज़्यादा कोई जहाँ पे ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी है वहाँ पर यहाँ पर ये पूरी तरह से फॉर्म हुआ है। इसके अंदर अलग अलग मिनरल्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग खनिज यहाँ पर देखने को मिलता है, अलग अलग वैरायटी के मिनरल्स से बना हुआ है। ऐसे मिनरल्स हैं जो कि पृथ्वी पर पाए नहीं जाते हैं, ऐसे मिनरल्स भी इसके अंदर पाए गए हैं, ऐसा बोला जा रहा है। हाल ही में यहाँ पर ये जो ओबराइट मीटियोरॉइड है गुजरात में पाया गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ये कहीं ना कहीं बना हुआ है ऑर्थोपायरोक्सिन से, और मैंने आपको बताया, जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, इसमें कुछ अलग अलग मिनरल्स, अलग अलग प्रकार के खनिज देखने को मिल जाएंगे जो कि हमारी पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं, है ना। और वही यहाँ पे पायरोक्सिन भी होता है। पायरोक्सिन भी आप कह सकते हो एक इंपॉर्टेंट रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स होता है। ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि यहाँ पर एक
पत्थर को बनाने में मदद करेंगे, एक चट्टान को बनाने में मदद करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ इसमें भी देखने को मिल रही है, लेकिन मैंने बताया कुछ ऐसे मिनरल जो कि पृथ्वी पर नहीं मिलते, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा कि सर हमने यहाँ पर पहले मीटियोराइट सुना है, मीटियोर सुना है, ये मीटियोराइट क्या होता है? क्योंकि जो अभी आपने पढ़ाया है ना वो मीटियोराइट है, RITE लगाया गया है ना, ध्यान रख गया होगा आपने। चलो मैं आपको अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, इस तरीके से क्लियर करूँगा ज़िंदगी भर का मामला समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता दूं यूपीएससी ने शायद 2005 या 2008 में ऐसे सवाल पूछा है, या फिर शायद 2000 से पहले पूछा है। एक सवाल ऐसा पूछा गया है, आपको पूछा गया मीटियोराइट के बारे में, मीटियोर के बारे में कि मीटियोर क्या होता है, ठीक है। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो हमारे ना स्पेस में, हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारे रॉकी पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग पत्थर देखने को मिलेंगे, चट्टान के टुकड़े देखने को मिलेंगे, रॉकी पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। अब वो जब रॉकी पार्टिकल्स है ना, जब वो गिरना स्टार्ट होगा, जब वो पृथ्वी की साइड में गिरना स्टार्ट होगा, जब गिरेगा और गिरकर यहाँ पर पृथ्वी पर गिरकर एक जगह पर रुक जाएगा, तो उसकी जो पोजीशन जैसे जैसे चेंज हो रही है ना, तो उसके नाम भी बदलते जाते हैं, लेकिन चीज़ एक ही है ये। यानी कि जो हम अलग अलग नाम से जान रहे हैं कि मीटियोरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट, क्या ये तीनों चीज़ें अलग अलग है? नहीं, एक ही चीज़ है, बस इसकी पोजीशन बदल रही है, और जैसे जैसे पोजीशन बदल रही है हम इसका नाम बदल देते हैं। जैसे अगर यहाँ पर यही रॉकी पार्टिकल अंतरिक्ष में है, ध्यान रखना, यही रॉकी पार्टिकल अगर अंतरिक्ष में है, स्पेस में है, तो इसको हम लोग मीटियोरॉइड बोलेंगे। और जब ये गिरना स्टार्ट करेगा और हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाएगा, और अभी गिर रहा है, गिर के रुका नहीं है, अभी गिर रहा है, ये एटमॉस्फेयर में एंटर हो चुका है, तो उसको हम लोग मीटियोर बोलते हैं। और गिरकर जब पृथ्वी पर एक जगह पर गिर जाएगा, रुक जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीटियोराइट बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर ये मीटियोराइट ही पाया गया है गुजरात के अंदर में, इस प्रकार से गिरा हुआ है, जिसके ऊपर रिसर्चेस की गई हैं। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। फिर बात आती है कॉलेरा डिजीज़ के बारे में। अब ये कॉलेरा बीमारी काफ़ी चर्चा में है, आपको पता होगा, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में भी सभी न्यूज़पेपर जो है इस आर्टिकल को कवर कर चुके हैं। हुआ यहाँ पर यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया यह जा रहा है कि जो पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, जो पूरा का पूरा यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप देखने को मिलेगा ना, जिसमें काफ़ी सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं, यहाँ पर कॉलेरा के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में कॉलेरा के केसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अनुमान लगाया है। अब गर्मी और ज़्यादा पड़ेगी, तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से, प्रॉपर पानी का सप्लाई ना होने की वजह से, प्रॉपर साफ सफाई ना होने की वजह से जो कॉलेरा है वो हाहाकार मचाने वाला है अफ्रीका में। इस प्रकार की रिपोर्ट्स आई हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइड से। तो वही उसी के बेसिस पर हमें समझना होगा कि एग्जैक्टली कॉलेरा होता क्या है, इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह है या नहीं है, इसके बढ़ने के पीछे का रीज़न क्या है, ये बेसिक सी बातें पता होना चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो बात आ रही थी जब कॉलेरा की, तो एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि इंसान की जान भी ले सकता है। और यहाँ पर आप कह सकते हो एक एक्यूट डायरियल इलनेस है, अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है तो इंसान को काफ़ी ज़्यादा डायरिया हो जाएगा, ऐसा कह सकते हो, डायरिया बहुत भयानक वाला यहाँ पर हो जाएगा। उसके जो इंटेस्टाइन है, जो आते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरह से बेकार हो जाएंगी। ये बॉडी के अंदर इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे आते हैं, अब इस पार्ट की बात करूँ तो इसमें आपको दोनों इंटेस्टाइन देखने को मिलती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो ये जो इंटेस्टाइन्स हैं ये बेकार होने लगती हैं इस बैक्टीरिया की वजह से। अच्छा, कौन सा बैक्टीरिया है जो इसकी वजह से कॉलेरा होता है? तो उसका नाम है बैक्टीरियम विब्रियो कॉलेरा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, तो अगर यहाँ पर किसी को कॉलेरा होता है तो उससे डायरिया होगा, उसको वॉमिट होगी, उसके बाद में लेग क्रैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। होता कैसे, ये फैलता कैसे? देखो, गंदा पानी है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर है ना, या फिर खाना ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह है, उसकी वजह से भी यहाँ पर ये जो बीमारी है वो फैलती हुई चली जाती है। और ये डिजीज़ ना खासकर गंदे पानी से ज़्यादा फैलती है। अगर वो पानी पॉल्यूटेड है और वो पानी कंज्यूम किया जा रहा है और बड़ी मात्रा में लोग कंज्यूम कर रहे हैं, प्रॉपर साफ़ सफाई नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉलेरा बढ़ने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उसके बाद आज के समय में बोला यह जा रहा है इसका कोई सोल्यूशन वगैरह है या नहीं? बिल्कुल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 3 वैक्सीन्स को, यहाँ पर ध्यान रखना, 3 वैक्सीन्स को अप्रूव कर रखा है, क्वालिफाई कर रखा है, जो वैक्सीन्स क्या कर सकती हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकती हैं कॉलेरा के अगेंस्ट में। तो सबसे पहली वैक्सीन है OCV, दैट इज़ ओरल कॉलेरा वैक्सीन। दूसरी है ड्यूकोरल शैंकोल। फिर उसके बाद में है यूविकोल प्लस। इस प्रकार की यहाँ पर 3 वैक्सीन आपको देखने को मिलेंगी। ये जो तीनों वैक्सीन हैं, इन तीनों वैक्सीन की 2-2 डोज चाहिए होती है, मतलब कोई भी एक वैक्सीन लगाओ लेकिन उसकी 2 डोज चाहिए होगी अगर एक फुल प्रोटेक्शन लेनी है कॉलेरा के अगेंस्ट में। तो बात क्लियर हो गई। आगे आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल। अगले आर्टिकल में बात की गई है स्काई UTM के बारे में, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है ये। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली एक ड्रोन की। तो हुआ क्या,
रिसेंटली जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, इन्होंने यहाँ पर एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला जो ड्रोन है वो यहाँ पर इन्होंने उसका उद्घाटन किया है। और ड्रोन क्या है वो आप कह सकते हो, एक ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। वो ड्रोन क्या करेगा, जो हमारा पूरा एयर ट्रैफिक है ना उसका मैनेजमेंट करने का काम करेगा, उसको देखने का काम करेगा। मैं आपको समझाता हूँ। तो न्यूज़ यहाँ पर यह है कि हाल ही में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ हैं, इन्होंने स्काई यूटीएम का उद्घाटन किया है और कंफर्म कर दिया है ये एक बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। ये एक अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या है? अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर इंसान की ज़रूरत नहीं है। ड्रोन्स को हम ऐसे ही ऑटोमेटिकली अपने रिमोट कंट्रोल से चला सकते हैं, बाकी इसको उड़ाने के लिए किसी इंसान के अंदर बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारे ट्रैफिक को मैनेज करने का काम करेगा, ट्रैफिक को देखने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस ड्रोन को उड़ा सकेंगे। क्लाउड बेस्ड एरियल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, क्योंकि आपको पता है ड्रोन है, ड्रोन को उड़ाया जाएगा और उड़ाने के बाद में ये क्या करेगा, ये एक तो आप कह सकते हो कौन से ट्रैफिक को मैनेज करेगा, एयर ट्रैफिक को, हवाई जहाज़ों का जो ट्रैफिक है उसको मैनेज कर सकता है। पता है इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है कि 1 घंटे के अंदर 4000 फ्लाइट्स को हैंडल कर सकता है, ये इतनी क्षमता है। और एक दिन के अंदर 96,000 फ्लाइट्स को ये हैंडल कर सकता है। ये ड्रोन एयर ट्रैफिक को मैनेज करने का इसका एक बेहतरीन काम है। दूसरा बोला गया, ये जो ड्रोन ऑपरेटर्स हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है, ताकि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको लेकर आप कह सकते हो कि सारी की सारी मदद उसको भी यहाँ पर देने का काम करेगा। प्लस ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा, जो हमारा रियल टाइम होगा उसमें यहाँ पर पूरी सारी चीज़ों को देखने वाला है, मैनेज करने वाला है। प्लस यहाँ पे क्या करेगा, जो रोड एक्सीडेंट्स हैं ऊपर ड्रोन, ये रोड एक्सीडेंट्स को भी इसके ऊपर आप कह सकते हो निगरानी रखेगा, है ना। रोड एक्सीडेंट्स को भी यहाँ पर चेक करता रहेगा, कितने फैटल रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ये इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं यहाँ पर इस ड्रोन की, ये बताया जा रहा है। तो काफ़ी सारे एरियाज़ को ये कैप्चर कर सकता है और कैप्चर करने के बाद में जितनी इन्फॉर्मेशन इसके पास में होगी, जैसे भी ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेगा ना, वो सब इन्फॉर्मेशन इसके ब्लैक बॉक्स में इकट्ठी हो जाएगी। सवाल ये उठता है कि सर ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ब्लैक बॉक्स एक छोटी सी मशीन होती है एक एयरक्राफ्ट के अंदर में। उस मशीन में बहुत सारी जो डिटेल्स हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जैसे आपने कभी प्लेन में भी देखा होगा, प्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है। जब भी प्लेन क्रैश हो जाता है, जैसे रिसेंटली नेपाल में देखने को मिला था, है ना, प्लेन क्रैश होता है, तो जब भी क्रैश होता है ना तो हमेशा ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है, क्योंकि उसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए होते हैं सारे फ्लाइट्स के। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है इस ड्रोन के अंदर भी, इसमें ब्लैक बॉक्स होगा जो कि सारे के सारा जो डेटा है वहाँ पे स्टोर रहेगा। तो ऐसे यहाँ पे प्रश्न जो है ना वो बन जाते हैं। आप देखोगे यूपीएससी ने साल 2022 में ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछ लिया था। क्वेश्चन ये था, कंसीडर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर और दीक्षा। पूछा यह गया कि इन चारों में से बताओ कौन सा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है। डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है? वैसे आप अगर देखोगे तो चारों के चारों डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और हकीकत में इसका आंसर भी डी है कि यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 चारों डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल बात करने वाले हैं ब्लैक बग की। तो ब्लैक बग आपको यहाँ पर इस प्रकार से पिक्चर में नजर आएगा, आगे आता है। जैसे हमारा हिरण होता है ना, उसी की यहाँ पर एक स्पीशी कह सकते हो ये जो ब्लैक बग है। तो हुआ क्या है, न्यूज़ ये निकल कर आई है कि जो ब्लैक बग की जो पॉपुलेशन है ना वो अभी पिछले कुछ समय पर इंक्रीज हुई है। ओडिशा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में 3 गुना ज़्यादा इसकी आबादी बढ़ती हुई नजर आई है। इस वजह से ब्लैक बग चर्चा में है। ब्लैक बग का साइंटिफिक नेम है एंटीलोप सर्विकैपरा। कई बार हमने इसके बारे में डिस्कशन किया, याद होगा। तो इसको हम लोग इंडियन एंटीलोप के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसी प्रजाति है जो कि भारत के साथ साथ नेपाल में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्लैक बग केवल इंडिया में पाया जाता है। नहीं, ध्यान रखना, इंडिया में नहीं, नेपाल में भी पाया जाता है। प्लस यहाँ पर ये डियोर्नल एंटीलोप है, यानी कि ये पूरे दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, आप ऐसा कह सकते हो। बाकी इसके प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर हम लोग बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। हाई प्रोटेक्शन दी गई है इसको। अगर यहाँ पर कोई इसका शिकार करता है तो हाई पेनल्टी उसके ऊपर चार्ज की जाएगी। IUCN की बात करें तो इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि इसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन आज के समय पर अवेलेबल है। साइट्स में अपेंडिक्स 3 के अंदर में रखा गया है। ठीक है, ये एज इट इज़ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं कि इसका IUCN स्टेटस क्या है, साइट्स वाला स्टेटस क्या है, या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में कौन से शेड्यूल में रखा गया है। बाकी इस ब्लैक बग को अभी काफ़ी सारे राज्यों ने अपना स्टेट एनिमल डिक्लेयर कर दिया है। जैसे पंजाब का स्टेट एनिमल भी है, हरियाणा का भी, और आंध्र प्रदेश का भी स्टेट एनिमल ये ब्लैक बग ही है। बात क्लियर हुई। प्लस पिछले कुछ समय पर इनकी पॉपुलेशन लगातार कम होती हुई नजर आ रही थी, बट अभी हमने देखा ओडिशा के अंदर एकदम से इसकी पॉपुलेशन में एक जंप देखने को मिला है। पिछले समय से जो इसकी पॉपुलेशन को खतरा हो रहा था वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जहाँ पर ये ब्लैक बग रहते हैं उन जंगलों की कटाई होना, प्लस कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, बाढ़ वगैरह आ गई, इलीगल तरीके से यहाँ पर इनकी हंटिंग करना,
है ना। तो इस चक्कर में इनकी पॉपुलेशन लगातार खत्म हो रही थी। ब्लैक बग्स की बात करें तो ये पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पहले काफ़ी ज़्यादा देखे जाते थे। कहाँ पर? खासकर बलूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में। तो 2012-13 के समय पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा देखे जाते थे, बट आज के समय पर बहुत कम हो गए थे। ठीक है ना। तो 2012-13 के समय है बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिला करते थे। तो यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन ये भी ध्यान रखना कि जो ये बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये ओडिशा में स्थित है। तो ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना। बाकी यहाँ पर इस वाली सेंचुरी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जैसे ब्लैक बक हो गया, स्पॉटेड डियर हो गया, ये वाली स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ठीक है। अब मैं इतनी गहराई से इन चीज़ों को बता रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है। आप लेटेस्ट क्वेश्चंस देखोगे साल 2022 का, ये भी साल 2022 का है, तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे बनते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी ने साल 2022 में क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे आपको 4 नाम दे दिए गए, गोल्डन महासीर, इंडियन नाइटजार, स्पूनबिल और वाइट आइबिस। पूछा यह गया कि इनमें से ये बताओ कौन सा बर्ड नहीं है, चिड़िया नहीं है। तो यहाँ पर गोल्डन महासीर चिड़िया नहीं है। गोल्डन महासीर बेसिकली एक फिश की स्पीशी है। ठीक है ना। फिर ऐसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि ये जो 4 अलग अलग जानवरों की स्पीशी, इंसेक्ट्स की बेसिकली हम बात करें, कीड़ों की, तो इन स्पीशीज़ में से कौन सी एक ऐसी स्पीशी है जो कि फंजाई को, बैक्टीरिया फंजाई के बारे में पढ़ते हो ना, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंजाई, इसका कल्टीवेटर यानी इस फंजाई को ग्रो करने का काम करती है। तो वो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, आंट। चींटियों का यहाँ पर मेजर काम देखने को मिलता है। जो चींटियाँ हैं ना, ये जो ऑर्गेनिज्म है चींटी, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो फंजाई को कल्टीवेट करने का काम करती है। इसको हम लोग फंजाई का कल्टीवेटर भी बोलते हैं, फंजाई को ग्रो करती है। तो ऐसे सवाल बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस वाले टॉपिक को मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आपको याद होगा, है ना। पहले मैंने इसके बारे में आपको पढ़ा रखा है, द हिंदू में पढ़ाया था, वैसे मैंने शायद परसों पढ़ाया था। कोई बात नहीं, कुछ टॉपिक हैं जो कि दोनों न्यूज़पेपर में कवर हो जाता है, कभी इंडियन एक्सप्रेस में भी आ जाता है, उसमें भी। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक है जो दोनों जगह पर कवर हो रहे हैं ना, मैं कवर कर दूँ दोनों वीडियो में, क्या जा रहा है। थोड़ा समय लगेगा, मतलब 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन जो लोग वो वाला वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं, उनको मेन टॉपिक कवर हो जाएगा दोनों वाला, है ना। तो अभी क्या है, माइक्रो एलईडी डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अब माइक्रो एलईडी डिस्प्ले क्या होती है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे आखिरकार न्यूज़ क्या है। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि जो एप्पल कंपनी है, हाल ही में इन्होंने शिफ्ट कर लिया है माइक्रो एलईडी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की तरफ। यानी एप्पल कंपनी की जब अब डिस्प्ले आएंगी ना, वो माइक्रो एलईडी वाली डिस्प्लेज होंगी, ऐसा बताया जा रहा है। जो ये डिस्प्ले हैं ये काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। देखो, एक होता है माइक्रो एलईडी और एक होता है ओएलईडी। ओएलईडी मतलब होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तो पहले हम लोग अभी ओएलईडी यूज़ करते हैं, बट ओएलईडी को रिप्लेस करके माइक्रो एलईडी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है एप्पल ने, क्योंकि माइक्रो एलईडी ओएलईडी के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर है। बोला यह जाता है कि माइक्रो एलईडी सेल्फ इल्यूमिनेटिंग डायोड है, खुद से यहाँ पर शाइन मारने में काफ़ी हद तक आगे है, काफ़ी ब्राइटर, काफ़ी चमकदार होती हैं ये माइक्रो एलईडीज़, काफ़ी बेटर यहाँ पर इनका कलर रिप्रोडक्शन होता है, ऐसा बोला जा रहा है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर इमेज आपको दिखाई देगा, बेहतर डिस्प्ले दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल सैफायर्स आप देखोगे जो रतन होता है ना, उसी प्रकार की यहाँ पर चीज़ बात की जा रही है। तो इस छोटे छोटे जो सैफायर्स होते हैं ना इस माइक्रो एलईडी में, उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइट होती है, ये शाइन करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इनकी क्वालिटी ओएलईडी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है ना। जो पिक्चर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी माइक्रो एलईडी के अंदर में, वहाँ पे अच्छी लाइटिंग, अच्छा ब्राइटनेस, सब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और माइक्रो एलईडी बहुत छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है साइज़ में, ध्यान रखना। हर एक माइक्रो एलईडी कहीं ना कहीं वो सेमीकंडक्टर भी होती है, यानी कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक सिग्नल को रिसीव करवा सकते हैं। और माइक्रो एलईडी को, इन छोटी छोटी एलईडीज़ को, जैसे देख पा रहे हो ना, ये टोटल एक एलईडी है। माइक्रो एलईडी क्या होता है, छोटी छोटी एलईडीज़ को, छोटी छोटी एलईडीज़ से मिलकर हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा एक मॉड्यूल बनाते हैं, और इसको छोटे छोटे मॉड्यूल को मिलाकर एक पूरा स्क्रीन बनता है। ठीक है। तो स्क्रीन बनता है तो मतलब इसके साइज़ को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, साइज़ फ्री होता है, रेशियो फ्री होता है, बेजल फ्री होता है, काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है। इसमें आपको पीछे देखो, बाकी जो ओएलईडी वगैरह होती है ना, इसमें आपको एक बैक लाइटनिंग की ज़रूरत पड़ती है, ताकि बैक लाइटिंग से इसमें सपोर्ट मिलता रहे, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर फिल्टर्स यहाँ पर मिलते रहें। बट इसमें ये जो माइक्रो एलईडी है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी अपने आप में अच्छी ब्राइटनेस नज़र आती है। ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुकी है। तो अभी इस माइक्रो एलईडी वाली टेक्नोलॉजी की तरफ जो एप्पल है वो शिफ्ट हो चुका है, अब वो इस वाली डिस्प्ले को प्रोवाइड करवाया करेगा। आई होप आपको मज़ा आ चुका है। ये कुछ यहाँ पर छोटे छोटे आर्टिकल्स थे और क्लियर हो चुके होंगे। अब फटाफट हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। ज़रे से टाइम में हमने शायद 6-7 आर्टिकल तो कवर कर ही लिए होंगे। अब फटाफट जो भी आपने कुछ सीखा है वीडियो में, उसको टेस्ट करने का समय आ चुका है कि आपने कितना कुछ सीखा है। ठीक है।
पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर आप लोग करना क्या है कि इन क्वेश्चंस के आंसर बताते हुए चलना, फिर लास्ट में मैं एक साथ सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको बता दूंगा। क्वेश्चन 1 बात करता है रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी ओपेक के बारे में चर्चा की गई है। तो ओपेक के रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ओपेक को बनाया गया था 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद में। 1973 में तेल को लेकर बहुत बड़ा क्राइसिस आया, उसके बाद यहाँ पे ओपेक को बनाया गया था। दूसरा स्टेटमेंट, ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों कंट्रीज ओपेक के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, यानी कि ये दोनों देश वो हैं जिन्होंने यहाँ पे ओपेक को बनाया था। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। नाउ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में पैंगोंग लेक के बारे में चर्चा की गई है। तो पैंगोंग लेक के रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, पैंगोंग लेक एक लैंडलॉक लेक है जो कि सिक्किम वाले हिमालयाज में स्थित है। दूसरा, काफ़ी गहरी लेक है और फ्रेश वाटर लेक है। बताओ यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या ये फ्रेश वाटर है कि क्या पढ़ाया था आपको मैंने, याद करो। अब इसके बेसिस पर यहाँ पे आंसर दो। ऑप्शन ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। फटाफट इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं नागरहोल टाइगर रिजर्व के बारे में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गलत नहीं होने चाहिए। नागरहोल टाइगर रिजर्व जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है ओब्राइट मीटियोराइट के बारे में। तो ओब्राइट मीटियोराइट के रेफरेंस में आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये कोर्स ग्रेन इग्नियस रॉक है। मैंने आपको बताया जो ग्रेनाइट है ना, वो इस प्रकार की चीज़ देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर बने हैं ऐसी कंडीशन में जहाँ पर ऑक्सीजन की काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। दूसरा स्टेटमेंट, यहाँ पे यानी कि जो ओब्राइट मीटियोराइट है, इसके अंदर अलग अलग मिनरल्स, अलग अलग खनिज पाए जाते हैं जो कि पृथ्वी पर नहीं देखने को मिलते। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है कॉलरा डिजीज़ के बारे में। तो कॉलरा डिजीज़ के रेफरेंस में अगेन आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, कॉलरा जो बीमारी है ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियम विब्रियो कॉलरा। दूसरा स्टेटमेंट, कॉलरा बीमारी की कोई भी वैक्सीन आज के समय में अवेलेबल नहीं है। क्या ऐसा है क्या। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन समाप्त हो गए हमारे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, आई होप गाइज आप लोगों ने यहाँ पर इनको अटेम्प्ट किए होंगे। चलो अब देखते हैं इनके आंसर्स को कि आखिरकार क्या क्या यहाँ पर इनके आंसर्स देखने को मिल जाते हैं। तो लास्ट वाले क्वेश्चन से सारे आंसर देखेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कॉलेरा डिजीज़ को लेकर। जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ना, इनमें से आपका जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो सही है, दूसरा वाला गलत है। कहोगे कैसे, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया था कॉलरा डिजीज़ बिल्कुल एक बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, बैक्टीरियम विब्रियो कॉलरा की वजह से। लेकिन दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉलरा की 3 वैक्सीन्स हैं, ऑलरेडी 3 वैक्सीन्स अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, पहला स्टेटमेंट हो जाएगा सही। फिर आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया था ओब्राइट मीटियोराइट के बारे में। तो ओब्राइट मीटियोराइट को लेकर जो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया था ये बेसिकली कोर्स ग्रेन इग्नियस रॉक है ना। दूसरा यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर में देखने को मिलते हैं जो कि पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, मैंने आपसे बोला था इसको याद रखना। नागरहोल टाइगर रिजर्व जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका। कर्नाटक में आपको ये स्थित देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पैंगोंग लेक के बारे में। तो पैंगोंग लेक के रेफरेंस में आपको जो 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है। इनमें ना पहला सही है ना दूसरा सही है। कहोगे क्यों, चलो एक एक करके देखते हैं। मैंने आपको पैंगोंग सो लेक के बारे में जब पढ़ाया था तो ये तो बताया था हाँ बिल्कुल एक लैंडलॉक लेक है, चारों तरफ से घिरी हुई है, लेकिन क्या ये बताया था वो सिक्किम हिमालयाज में, नहीं, वो लद्दाख वाले हिमालयाज में। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया हमारा गलत। दूसरा, ये एक गहरी लेक है, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, नहीं, ये एक सॉल्ट वाटर लेक है जहाँ पे खारा पानी पिलता है ना, ये पढ़ाया था। तो इसका जो उत्तर है वो आपको ऑप्शन डी देखने को मिल जाएगा, ना पहला सही है ना दूसरा सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा वो ओपेक को लेकर था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को लेकर। तो इसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए, बताओ कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, इस बॉडी को बनाया गया था 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद। ऐसा नहीं है, 1960 में ये बॉडी बना दी गई थी, आपको बताया था ना 1960 में इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, हाँ
कई सारे देश थे, लगभग 5 ऐसे देश थे जिन्होंने ओपेक ग्रुप को बनाया था, जिसमें से ईरान और सऊदी अरेबिया भी यहाँ पर 2 कंट्रीज थे। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही है। लेकिन ईरान और सऊदी अरेबिया के अलावा 3 देश और कौन कौन से जिन्होंने ओपेक को बनाया था, उसमें आ जाता है इराक, कुवैत और वेनेजुएला। और इसमें ईरान सऊदी अरेबिया मिला दोगे तो ये टोटल 5 कंट्रीज़ हैं जो कि फाउंडर हैं ओपेक की। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस। आई होप गाइज आपको मज़ा आ चुका होगा। और जो भी लोग हैं ना जो अभी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल वीडियो अंत ही हो चुका है, तो मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है यार उसको प्रेस कर देना। मैं ज़्यादा भी बोल रहा हूँ ताकि एक सपोर्ट मिल सके, वीडियो आगे यहाँ पर बढ़ सके, लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।